अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हम न्यू क्लासिसिज्म पीरियड तक पहुंच चुके थे और उसमें हमने पहले जो एज था छोटा सा वो हमने रिस्टोरेशन एज कवर किया था पिछली वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑगस्टन एज पे, जिसे एज ऑफ पॉप भी कहते हैं या एज ऑफ रीज़न भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड की, या जो किंग्स और क्वींस बनते जा रहे थे उस ज़माने में। फिर हमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड भी समझ में आ जाएगी और साथ में लिटरेचर की हिस्ट्री भी समझ में आ जाएगी। जिस तरह हमने कहा था कि चार्ल्स सेकंड आ गया रिस्टोरेशन एज में 1660 में, तो उसकी हुकूमत दोस्तों 1685 तक रही और चार्ल्स सेकंड जो थे वो उसके बाद मर गए 1685 में। उसके बाद उसका एक भाई था जेम्स द सेकंड, जो कि 1685 से 88 तक बादशाह रहा था। हालांकि वो उसके बाद भी जिंदा था, लेकिन ये बादशाह इसलिए बना था कि चार्ल्स द सेकंड का अपना कोई बेटा नहीं था। उसके बहुत सारे बेटे थे, 12-13, लेकिन वो नाजायज़ थे, तो इसलिए इसके भाई जेम्स टू को बादशाह बना दिया गया था। लेकिन असल में बात ये थी कि चार्ल्स द सेकंड जो था वो ख़ुद भी एक कैथोलिक था, लेकिन जब वो आ रहा था मोनार्की के लिए वापस रिस्टोर करने के लिए, तो उन्होंने एक ढोंग रचाई थी कि वो एक प्रोटेस्टेंट है, इवन तो वो एक कैथोलिक थे, और लोगों के डर और खौफ से उन्होंने अपने मजहब को छुपाया था। तो जब उसका भाई जेम्स सेकंड गद्दी पे या बादशाहत पे बैठ गया, तो उसने बहुत सारा रिवॉल्यूशन या चेंज आप कह सकते हैं वो लेके आ गया था इंग्लैंड में। क्योंकि जितने भी प्रोटेस्टेंट्स थे हाई पोस्ट पे थे, रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे या फिर गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखते थे, जॉब्स वो करते थे, तो उसको वो आहिस्ता आहिस्ता से हटा कर कैथोलिक्स को वो लेके आ रहा था। और बहुत सारे जगह उन्होंने कैथोलिक्स को दी थी। इसलिए लोगों को जब पता चला कि ही इज़ अ कैथोलिक, तो वो तंग आकर उन्होंने बगावत शुरू की। और दोस्तों इसमें एक पॉइंट है कि इसकी एक बेटी थी मेरी द सेकंड, और इसका एक दामाद था विलियम द थर्ड, जो कि विलियम ऑफ ऑरेंज। तो ये जो था, इन दोनों की शादी हुई थी और सबसे ज़्यादा बगावत ये दोनों करने लगे। उन्हें पता था कि इसके जो वालिद हैं मेरी के, जेम्स सेकंड, वो एक कैथोलिक है और मेरी खुद एक प्रोटेस्टेंट थी, तो इसलिए इन्होंने एक रिवॉल्यूशन बनाई फिर 1888 में, जिसे दोस्तों इंग्लैंड की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, ब्रिटिश हिस्ट्री तैयार करते हैं CSS या PMS के लिए, तो इंग्लैंड की हिस्ट्री CSS या PMS के लिए 1688 से स्टार्ट होती है। और ये रिवॉल्यूशन जो है इसे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहते हैं या इसे ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। दोस्तों इस रिवॉल्यूशन में एक ख़ास बात ये थी कि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था, ना ही कोई कतरा खून का बहा था। बस जेम्स द सेकंड को इंग्लैंड से निकाला था मेरी द सेकंड ने, इसकी बेटी ने, और विलियम ऑफ ऑरेंज या विलियम द थर्ड ने। इसके बाद जेम्स द सेकंड की हुकूमत ख़त्म हो जाती है और विलियम द ऑरेंज जो है और मेरी, ये दोनों इकट्ठे हुकूमत चलाते हैं 1702 तक, 88 से लेकर। फिर उसके बाद 1702 से लेकर 1714 तक क्वीन एन जो है वो मेरी की बहन थी और जेम्स द सेकंड की बेटी थी, उसकी हुकूमत स्टार्ट होती है 1702 में और 1714 तक रहती है। लेकिन इसके जो बेटे या बच्चे होते हैं वो या तो पहले ही मर जाते या मरे हुए होते हैं पैदाइश से पहले, या फिर उसके बाद जब वो 2-3 साल के हो जाते हैं तो मर जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि ये 17 टाइम्स प्रेग्नेंट हुई थी और इसका एक बेटा सरवाइव कर चुका था तकरीबन 10-11 साल तक, लेकिन वो भी 1700 में मर गया था, इसलिए उसका कोई सर्वाइवर नहीं था। और जब वो मर गई तो उसके बाद इंग्लैंड ने प्रिंस जॉर्ज को इनवाइट किया, जो कि जर्मनी का था, और इसका एक कज़न था वो, जो कि उसका एक ख़ास ताल्लुक़ होता है बादशाह को। अगर आप बादशाह बनाएंगे तो फिर उसका कोई ताल्लुक़ होगा क्वीन से या किंग से। और इनवाइट इसलिए किया था क्योंकि वो एक प्रोटेस्टेंट था। और दोस्तों ये एक मेन पॉइंट है इंग्लैंड हिस्ट्री में। इसमें एक एक्ट जो है वो पास हुआ था, बिल जिसे हम कहते हैं, एक बिल पास हुआ था 1701 में, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जिसे कहते हैं। उसका मतलब ये था कि जो भी बादशाह या क्वीन इसके बाद बनेगा इंग्लैंड का, वो प्रोटेस्टेंट होगा। तो इसलिए जॉर्ज द फर्स्ट वो एक प्रोटेस्टेंट था और इसका एक क्लोज रिलेटिव भी था, तो इसलिए उसको इनवाइट किया गया और वो फिर इंग्लैंड का बादशाह बन गया।
जेम्स द सेकंड जो है, एक और पॉइंट है ये, जेम्स द सेकंड इंग्लैंड का सबसे लास्ट किंग था जो कि एक कैथोलिक रहा था। उसके बाद अभी तक कोई भी ऐसा बादशाह या क्वीन नहीं रही जो कि एक कैथोलिक हो। उसके बाद फिर 1714 से 1727 तक जॉर्ज द फर्स्ट रहा और फिर जॉर्ज सेकंड रहा 1727 से 1760 तक। अब लिटरेचर पे बात करते हैं दोस्तों। तो एलिजाबेथन जो पोइट्री थी, जो कि आज तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझी जाती है इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में, और लोग बहुत प्यार से मोहब्बत से पढ़ते हैं, वो तब रिस्टोरेशन के बाद कम पढ़ने जा रही थी, कम पढ़ने लगी थी। इसलिए एडिसन फेरी क्वीन के बारे में या एडमंड स्पेंसर के बारे में कहते हैं कि बट नाउ द मिस्टिक टेल दैट प्लीज्ड अ फ्यू कैन चार्म एंड अंडरस्टैंडिंग एज नो मोर, कि वो जो खूबसूरत ही शायरी में थी या मिस्ट्री थी, वो लोग इसे अब कम पढ़ते हैं और इससे कम फ़ायदा लेते हैं। दोस्तों तब जो था ऑगस्टन एज में 18 सेंचुरी के स्टार्ट में फ्रेंच इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था इंग्लिश पोइट्री पे। जैसे ही 1700 स्टार्ट हुआ और ऑगस्टन एज स्टार्ट हुआ, रिस्टोरेशन ख़त्म हो गया, तो इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच बहुत ज़्यादा था और क्लासिकल पोइट्री से वर्जिल और होरेस और इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ट्रांसलेट किया जाने लगा इंग्लैंड में। इंग्लैंड में एक और चीज़ जो है वो आई सामने कि मास्टर पीसेस लिखने लगे, और क्लासिक को वो ट्रांसलेट ज़रूर करते थे, लेकिन और भी बहुत काम हो रहा था। नॉवल वगैरह पे काम हुआ, ड्रामा बहुत कम लिखने लगा और फिर उसमें सख्ती भी आई थी। एक एक्ट पास हुआ था जिससे आप ड्रामे में बहुत सारी चीज़ें चेंज करेंगे, तो अगर राइटर के हाथ पैर आप बांधेंगे तो वो फिर मज़ा नहीं आएगा इसको लिखने में। इसलिए प्ले राइटर्स ने प्ले राइटिंग छोड़ दी थी और नॉवल वगैरह की तरफ आ गए थे। इसके अलावा ब्रिटिश जो था फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में वो एक मेंबर बना था लिटरेचर का। दूसरे यूरोपियन कंट्रीज उसे पढ़ने लगे थे, इंग्लिश पोइट्री को पढ़ने लगे थे, और जो ड्रामा था वो फेमस हो गया था। पुराना एलिजाबेथन का था, लेकिन लोग उसे प्यार करने लगे थे इंग्लिश लिटरेचर को। दोस्तों ये बात बहुत ज़्यादा मशहूर है कि न्यू क्लासिसिज्म में या फिर एज ऑफ ड्रेडन में, जिसे रिस्टोरेशन कहते हैं, और एज ऑफ पोप जिसे एज ऑफ ऑगस्टन कहते हैं, इन दोनों एजेस में जॉन ड्रायडन को बहुत फेमस माना जाता है और अलेक्जेंडर पोप को बहुत फेमस माना जाता है। लेकिन जैसे हम रिस्टोरेशन में कह चुके हैं कि जॉन ड्रायडन जो है वो 1631 में पैदा हुए थे और 1700 में ही वो इंतकाल कर गए। तो इससे लेकर फिर पैदाइश जो है अलेक्जेंडर पोप की वो 1688 में हुई थी। वो जब तब 12 साल के थे जब ड्रायडन मर गए। तो इस दौरान जब अलेक्जेंडर पोप राइटिंग स्टार्ट कर रहे थे, इस दौरान एक और राइटर था मैथ्यू प्रियोर जिसे कहते हैं, जो कि 1664 में पैदा हुए थे और 1721 तक वो रह गए थे। उनके वर्क्स बहुत फेमस माने जाते थे। नट ब्राउन मैन उसका एक वर्क था, या हेनरी एंड एमा जो उसके राइटिंग थे, वो वर्क्स बहुत फेमस थे उस ज़माने में। उसके बाद फिर 10 या 11 साल बाद अलेक्जेंडर पोप आ जाता है मैदान पे, जो कि बहुत ही फेमस है सटायर के लिए और हर चीज़ पे हंसने के लिए। उसके मुकाबला करने का उस ज़माने में कोई नहीं था। उसने पहला जो सबसे फेमस और अच्छा वर्क दिया था वो 1711 में उसने दिया था, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, जो कि आज तक बहुत फेमस है। तो अलेक्जेंडर पोप और जॉन ड्रायडन के दरमियान मैथ्यू प्रियोर का एक बहुत ही बड़ा किरदार माना जाता है। दोस्तों इस एज को एज ऑफ ऑगस्टन इसलिए भी कहते हैं कि बास क्रिटिक्स कहते हैं कि जॉर्ज फर्स्ट जो था, जो कि इंग्लिश नहीं बोल सकता था अच्छे तरीके से, वो एक रोमन बादशाह भी था। सेम एज में वो इंग्लैंड पे भी बादशाहत कर रहा था और जर्मनी वगैरह पे भी। तो इसलिए वो कहता था अपने आप को कि मैं ऑगस्टन सीजर हूँ, जो कि बीसी में गुजरा है। शेक्सपियर ने उस पर एक प्ले भी लिखी है सॉरी। तो इस एज को इसलिए भी ऑगस्टन एज कहते हैं। और दूसरी बात जो करते हैं वो ये है कि इस एज में अलेक्जेंडर पोप ने बहुत सारे क्लासिक्स पोइट्री को या पोएम्स को, एपिक पोएम्स को, वो ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। तो इसलिए भी इसको ऑगस्टन एज कहते हैं, जो कि ऑगस्टन बादशाह के ज़माने के थे, जिस तरह उन्होंने होरेस और वर्जिल के वर्क्स को ट्रांसलेट किया है। ये एज दोस्तों सटायर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एक दूसरे पे बहुत सटायर करते थे, एक दूसरे पे हंसते थे। और सटायर के लिए सबसे फेमस जो वर्क है, जो कि बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड भी किया गया है क्रिटिक्स ने, वो द डेंसियड है, जो कि अलेक्जेंडर पोप ने लिखी है। 3-4 जेल में है, एडिशंस में है।
اور اس کے علاوہ اس ایج میں ناولز بھی سٹارٹ ہوئے تھے لکھنا، کیونکہ ڈرامہ کم تر پڑھنے جا رہے تھے یا سٹیج پرفارمنس اس کی کم ہو رہی تھی۔ دوستو جونیتھن سوئفٹ جو ہے وہ ایک فیمس رائٹر ہے اس ایج کے، اس کے 2 بہت فیمس ورکس تھے ارلی جو سٹارٹ ہوئی جب یہ ایج، دا بیٹل آف دا بکس ہے اور اے ٹیل آف اے ٹب ہے۔ اس کے بعد تو اس نے گلیورس ٹریول جو ناول ہے وہ لکھی جو کہ بہت فیمس ہوئی۔ اس کے علاوہ اس ایج کو ایج آف پوپ بھی کہتے ہیں، کیونکہ الیگزینڈر پوپ اس کا ایک بہت ہی زیادہ فیمس فگر ہے اس ایج کا۔ انہوں نے جب اپنا فرسٹ ورک پبلش کیا 1711 میں، ایسے آن کرٹیسزم، جو کہ کرٹیسزم کے لیے کافی فیمس سمجھی جاتی ہے اور آج کل لوگ اسے پڑھتے ہیں، تو تب سے اس کا کیریئر بھی رائٹنگ میں سٹارٹ ہوا۔ پھر 1712 میں اس نے دا ریپ آف دا لاک لکھی جو کہ ایک موک ایپک ہے اور پوری انگلش ہسٹری میں بہت ہی زیادہ فیمس ہے ایز اے موک ایپک پوئم۔ اور الیگزینڈر پوپ کا جو فیم ہے، جو ریئل کیریئر ہے، وہ بھی اسی سے سٹارٹ ہوا تھا۔ اس لیے امائل لیگوس کہتے ہیں کہ وہ 26 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے یا کہ ہونے والے تھے جب پورے پوئٹس پہ اس کا چرچا تھا، اور سب سے زیادہ مشہور پوئٹ وہ اپنے ایج کے تھے۔ اس کے بعد اس نے ایلیڈ اور اوڈیسی وغیرہ جو ہوریس نے لکھے ہیں اس کو اس نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیے، اور اس طریقے سے ٹرانسلیٹ کیے کہ ریڈرز کو بالکل پتہ نہیں چلا کہ یہ ایک ٹرانسلیشن ہے، وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ یہ اس کا اپنا ورک ہے۔ اس کے علاوہ دوستو الیگزینڈر پوپ کے علاوہ جو دوسرے فیمس پوئٹس ہیں اس میں ایک کا نام جان گے ہے۔ دوستو جان گے 1685 میں پیدا ہوئے تھے اور 1732 تک وہ رہ رہے تھے۔ اس کا فیمس ورک ہے جو کہ 1714 میں پبلش ہوا تھا، دا شیپرز ویک، اور اس کو پاپولر رائٹرز آف دا کنٹمپریری ایج جو تھا سوئفٹ اور جونیتھن سوئفٹ اور پوپ کے علاوہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بہت سارے اور بھی فیمس ورکس ہے، ٹریویا ہے اور دا آرٹ آف واکنگ دا اسٹریٹس آف لنڈن ہے جو کہ 1716 میں پبلش ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ اس کا ایک اور فیمس ورک ہے دا ہیئر ود مینی فرینڈز۔ اس کے علاوہ 3 اور پوئٹس تھے یا 4 جو کہ فیمس تھے اس زمانے میں، تھامس پارنیل ہے، تھامس ٹیکل ہے، ایمبروس فلپس وغیرہ، یہ بھی اس زمانے میں اچھے شاعر سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پروز کی اگر بات کی جائے دوستو تو سب سے پہلا نام پروز میں ڈینیل ڈیفوئے کی آتی ہے۔ ڈینیل ڈیفوئے ایک ناولسٹ بھی مانے جاتے ہیں، سب سے پہلے ناولسٹ انگلش لٹریچر میں۔ وہ پہلے جرنلز لکھتے تھے نیوز کے لیے، نیوز پیپرز وغیرہ کے لیے، اور اس کے بعد انہوں نے شارٹ سٹوریز شروع کی تھی، امیجینیٹو فکشنل شارٹ سٹوریز، جب وہ 60 سال کے قریب تھے۔ سب سے پہلا جو ناول سمجھا جاتا ہے روبنسن کروزو انگلش ہسٹری میں، بعض لوگ دوسرے ناولز کہتے ہیں لیکن بہت سارے کریٹکس یہ مانتے ہیں کہ روبنسن کروزو واز دا فرسٹ ناول آف انگلش لٹریچر، کیونکہ وہ 1719 میں انہوں نے یہ چیز لکھی تھی روبنسن کروزو، اور وہ امیجینیٹو سٹوریز بناتے تھے، شارٹ سٹوریز، جس سے یہ ناول بھی بنی ہے۔ اس زمانے میں دوستو یہ فیمس بھی کافی نہیں تھے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جونیتھن سوئفٹ جو ہے یا الیگزینڈر پوپ اس کو ایک لٹریری مین نہیں مانتے تھے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ کریٹکس کہتے ہیں، آج کل کے کریٹکس، کیونکہ یہ آج کل بہت فیمس ہے، اس کو پڑھنے کے بعد لوگ سمجھ گئے کہ انگلش لٹریچر کے بیسس کو اتنے گہرائی سے کوئی براڈن نہیں کر گیا، یا اتنا اچھا کام کسی نے انگلش لٹریچر میں نہیں کیا ہے جتنا کہ ڈیفوئے نے کی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو پروز میں جونیتھن سوئفٹ نے کام کیا ہے، وہ اس سے پہلے بھی کافی فیمس تھے، الیگزینڈر پوپ کی طرح 1710 سے آگے وہ فیمس ہو گئے تھے، لیکن جب انہوں نے 1726 میں گلیورس ٹریولز ایک ناول لکھی تو اس سے وہ بہت زیادہ فیمس ہو گئے، اور لوگوں کو یہ چیز یا یہ جینرا پسند آنے لگی، اس پہ لکھنے لگے۔ اس لیے پھر سیمیول رچرڈسن نے پیمیلا اینڈ کلیریسا ایک ناول لکھی، اور اس کے بعد ہنری فیلڈنگز جو ہے جو کہ ایک پلے رائٹ تھے، اور پھر انہوں نے ڈرامہ لکھنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی خاص کہ بہت سینسرشپ، اس چیزوں پہ پابندیاں لگانی شروع ہو گئی تھی، بہت سارے ایکٹس اس سے کم کروانے لگے تھے، اور ڈرامہ پہ بہت سارے ایکٹس اپلائی ہونے لگے تھے حکومت کی طرف سے۔ تو اس لیے ہنری فیلڈنگ کو یا دوسرے پلے رائٹس کو جب لگا کہ ڈرامہ میں پیسہ یا نہیں ملنے والا ہے، نقصان ہونے والا ہے، تو انہوں نے بھی پھر رائٹنگز میں ناول کے یا پروز کے جنرا کو سلیکٹ کیا، اور انہوں نے پھر پیمیلا یا کلیریسا میں ایک جو کریکٹر تھا جوسف کا، تو اس پہ انہوں نے سوچا کہ یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک شارٹ ہسٹری لکھی جوسف اینڈریوز کے ناول کے نام سے، جو کہ آج کل بہت پڑھی جاتی ہے اور کافی فیمس ہے۔ اس کے علاوہ ایسے اور پروز میں جوسف ایڈیسن ہے، فیمس ہے، اس کے ایسیز پڑھے جاتے ہیں، اور ریچرڈ سٹیل بھی ان میں سے ایک ہے۔
सो आई होप फ्रेंड्स के एज ऑफ ऑगस्टन या एज ऑफ पोप अच्छे से कवर हो गई। इसके बाद हम थर्ड एज पे न्यू क्लासिसिज्म पे बात करेंगे जो कि एज ऑफ जॉनसन है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियोस देखते रहे और शेयर करते रहे। थैंक यू वेरी मच।